हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस न्यू लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एप्लास्टिक एनीमिया। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए, एप्लास्टिक एनीमिया इज अ रेयर बट सीरियस ब्लड डिसऑर्डर। तो जो एप्लास्टिक एनीमिया है, बहुत ही रेयर कंडीशन में बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके होने के, बट ये सीरियस होता है, बहुत ही गंभीर होता है हमारे ब्लड का डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए, दैट अकर व्हेन योर बोन मैरो कांट मेक इनफ न्यू ब्लड सेल्स। तो आपको पहले पता ही होगा कि जो हमारी बोन होती है इसमें प्रेजेंट होता है बोन मैरो, जिनका प्रोडक्शन वर्क होता है कि जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, उनको प्रोड्यूस करना, उन्हें बनाना। बट अगर किसी कंडीशन में हमारा जो बोन मैरो है वो ठीक तरह से पर्याप्त मात्रा में अगर ब्लड सेल्स को नहीं बना पा रहा है, मतलब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन बोन मैरो नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन को एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, देखिए, दिस इज बिकॉज द बोन मैरो स्टेम सेल्स आर डैमेज। तो इसका कारण ये है कि देखिए, जो बोन मैरो है इसमें प्रेजेंट होती हैं स्टेम सेल। क्या होती हैं? स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे बोन मैरो में। जो स्टेम सेल होती हैं वही बनाती हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स को। वो कैसे करती हैं? तो देखिए, तो जो हमारा बोन मैरो है इसमें प्रेजेंट होते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। अब जो बोन मैरो में हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये बनाती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मतलब कि जो ब्लड सेल्स हैं वो इसके प्रोडक्शन में कौन करता है? वो स्टेम सेल्स ही करता है। स्टेम सेल्स की हेल्प से ही क्या बनती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स बनती हैं। बट किसी कंडीशन में अगर जो हमारी स्टेम सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशन बनती है, ठीक है, या फिर कोई भी कॉजेस होती हैं, उस कंडीशन में अगर स्टेम सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो क्या होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नहीं बन पाएंगी। इसके कारण क्या होगा कि हमारे ब्लड में क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, मतलब कि हमें ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं इसके कॉजेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसनाइटल कॉजेस। कंसनाइटल कॉजेस मतलब कि जो हमें जन्म से होने के कारण होते हैं, जैसे कि हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? तो देखिए, अगर आपके माता पिता को एप्लास्टिक एनीमिया है तो मे भी चांसेस होते हैं कि उसके चिल्ड्रन में भी ये हो सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्वाचमैन डायमंड सिंड्रोम। स्वाचमैन डायमंड सिंड्रोम यह भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि अधिकतर ये क्या करता है कि पेंक्रियाज, बोन मैरो एंड स्केलेटल को डैमेज करता है। बट अगर ये किसी कंडीशन में हमारी स्टेम सेल्स जो कि हमारी बोन में प्रेजेंट है, अगर ये उन्हें डैमेज कर दे, तो स्टेम सेल्स अगर डैमेज होगी तो वो ठीक तरह से क्या होगा, ब्लड सेल को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। देन ब्लड सेल्स नहीं बनेगी तो हमें क्या होगा कि ब्लड डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाती है, हमें एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंजेनाइटल डिस्कैरोटोसिस। तो कंजेनाइटल डिस्कैरोटोसिस भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जीन, मतलब कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम का जो टीलोमेयर पार्ट होता है, मतलब कि जो एंड वाला पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि डीएनए प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये ठीक ठाक तरीके से ये काम नहीं कर पाता है, इसमें किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो जाता है, तो सेल साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो जो अगर हमारी स्टेम सेल की सेल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, तो जो हमारी स्टेम सेल है वो अगर वो खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो स्टेम सेल डैमेज होगी तो वो ब्लड सेल का प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, देन हमें एप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्वायर्ड कॉजेज। एक्वायर्ड कॉजेज क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले है फर्स्ट एक्सपोजर टू टॉक्सिन सच एज बेंजीन। तो अगर क्या करते, अगर आप ऐसे टॉक्सिन्स, अगर आप ऐसे केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन ये क्या होता है कि बेंजीन बहुत ही खतरनाक बोला जाए केमिकल होता है, जो कि डायरेक्ट भी हमारे बोन मैरो को अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। तो अगर हमारे बोन मैरो को अफेक्ट कर देता है ये बेंजीन, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो बोन मैरो को अफेक्ट कर देता है, स्टेम सेल को अफेक्ट कर देता है, तो ब्लड सेल का प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, देन हमें एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है इससे भी। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमारी ही सेल्स को डैमेज करने लग जाए। ठीक है, ऑटो इम्यून सिस्टम मतलब कि जो हमारा इम्यूनिटी पावर होता है, अगर इम्यूनिटी हमारी ही ब्लड सेल को डैमेज करने लग जाए, हमारी ही स्टेम सेल्स को अगर डैमेज कर दे, तो उस कंडीशन में भी ये होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी। तो देखिए, क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में एकदम से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि अगर एस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ये भी हमारे स्टेम सेल को अफेक्ट कर सकता है। देन स्टेम सेल हमारे बोन मैरो में पता ही है प्रेजेंट होती है, अगर ये होगा तो हमारी जो बोन मैरो में स्टेम सेल डैमेज होगी
तो क्या होगा कि ब्लड सेल का प्रोड्यूसन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर ये आ गया, देखिए इसके बाद बात करते हैं यूज टू सर्टेन ड्रग इंक्लूडिंग क्लोरामफिनॉल। तो देखिए अगर आप बहुत ज्यादा क्लोरामफिनॉल जो ड्रग होती है, एंटीबायोटिक ड्रग होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, बट अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप इनका यूज करते हैं तो ये क्या करती हैं, स्टेम सेल को मतलब हमारे बोन मैरो को अफेक्ट कर सकती हैं, देन आपको एप्लास्टिक एनीमिया इसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पर्वो वायरस इन्फेक्शन। पर्वो वायरस इन्फेक्शन, अगर पर्वो वायरस इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो पर्वो वायरस इन्फेक्शन होता है ये डायरेक्ट हमारे बोन में मतलब ब्लड सेल को प्रोड्यूस मतलब अफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे जो स्टेम सेल होती हैं, हमारा जो बोन मैरो होता है उसे अफेक्ट करता है पर्वो वायरस इन्फेक्शन, तो उसके कंडीशन में भी ये होने के चांसेस होते हैं। देन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में होने पर, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ही हाई रहता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाए, इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो जाए, देन हमारी स्टेम सेल को भी अफेक्ट कर दे, देन इसके कारण भी क्या हो सकता है कि हमें ये कंडीशन एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको कॉजेस समझ में आए होंगे। इसके बाद हम साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं। तो रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, अब रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट इसलिए होगी क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि जो ब्लड सेल है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं बन पा रही हैं। अब ये जो आरबीसी है इसका वर्क ही होता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका वर्क ही होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अगर ऑक्सीजन हमारे ब्लड वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट रैपिडली क्या करने लगेगा, बीट करने लगता है। तो ये भी कंडीशन बन सकती है रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट की। ठीक है, इसके बाद फटिग एंड डिस्पनिया, तो क्या होगा, फटिग मतलब बहुत ज्यादा थकान होगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी सांस लेने में। ठीक, इसके बाद फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, मतलब कि अगर ये होता है तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांस होंगे। इन्फेक्शन चांस होने के इसलिए होंगे क्योंकि देखिए इसमें डब्ल्यूबीसी भी किल हो रही है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी नहीं बन पा रही है, तो आपको पता ही होगा कि डब्ल्यूबीसी क्या करती है कि फाइट करने का वर्क करती है इन्फेक्शन से। तो अगर डब्ल्यूबीसी नहीं होगी तो फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन मतलब कि क्या होता है कि पाल्पिटेशन में मतलब कि ये होता है कि बहुत ज्यादा घबराहट भी महसूस होगी, बहुत ज्यादा घबराहट होती है व्यक्ति को अगर एप्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, इसके बाद पेटिची, पेटिची क्या होता है, देखिए पेटिची होता है कि इसमें जो आपकी स्किन्स होती है, स्किन पर छोटे छोटे से लाल बैगनी रंग के छोटे छोटे से स्पॉट्स दिखने लगते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेड कलर के छोटे छोटे पैचेस दिखने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद एनीमिया विथ मलेज, तो एनीमिया भी होगा मतलब ब्लड की कमी होगी ही होगी, क्योंकि इसमें ना तो आरबीसी बन पा रही है, ना ही डब्ल्यूबीसी बन पा रही है, ना ही प्लेटलेट बन पा रही है, तो मतलब कि हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होगी। देन मलेज मतलब बहुत ज्यादा थकावट भी हो सकती है, बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो सकती है। ठीक है, बेचैनी होगी। ठीक है, इसके बाद ल्यूकेपेनिया, ल्यूकेपेनिया मतलब कि लो डब्ल्यूबीसी काउंट। अब डब्ल्यूबीसी काउंट तो लो होगा ही, बेसिकली होगा, क्योंकि जो स्टेम सेल है वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स का, तो डब्ल्यूबीसी की भी क्वांटिटी घट जाएगी जैसे आरबीसी प्लेटलेट्स की घट रही है। ठीक है, ब्रिशिंग, ब्रशिंग क्या कहलाता है, तो देखिए ब्रशिंग में कुछ इस प्रकार से क्या होता है, जो स्किन होती है उसमें जो ब्लैकनेस आ जाती है, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाती है, दिखने लगती है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है हमारे स्किन का। ठीक है ना, इसके बाद पेल स्किन गम्स नील, तो इसमें क्या होगा कि एनीमिया की कंडीशन बनेगी। देन एनीमिया की कंडीशन बनती है मतलब कि जो हमारी स्किन है वो बहुत ज्यादा पेल होगी, जो गम्स हैं वो पेल होगी, जो हमारे नेल्स हैं वो खुरदरे टाइप के देखने लगते हैं, अलग ही टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद रेटिनल हेमरेज, तो अगर आपको एप्लास्टिक एनीमिया होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि जो रेटिना होती है उसमें कुछ रेड रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हेमरेज टाइप का बन जाता है, आप देख पा रहे यहाँ पर होता है। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं एक्कीमोसिस। एक्कीमोसिस क्या कहलाता है कि जो आपकी जो स्किन होती है, स्किन पर आपकी आई हो गई और भी बॉडी के पार्ट होते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस क्या कहलाता है कि ब्लीडिंग ऑफ नोज, तो नोज से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से खून आने लगता है। अगर आपको ये क्या होता है, अगर आपको एप्लास्टिक एनीमिया होता है तो ये जो साइन और सिम्टम्स है में भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात करते हैं कि आप कैसे डायग्नोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, मे भी देखते हैं कि कोई भी एनीमिया के चांस तो नहीं है,
कौन सा एनीमिया कॉज कर रहा है, प्लास्टिक एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है, जो भी एनीमिया है पहले असेस करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम बॉडी को असेस करते हैं, देखते हैं क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं बॉडी में। देन बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी मतलब कि हम बोन बायोप्सी में मतलब क्या करते हैं कि जो बोन मैरो होता है उसका पार्ट लेकर उसकी बायोप्सी की जाती है, एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि उसमें हम स्टेम सेल को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो स्टेम सेल्स हैं वो ठीक तरह से हैं, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, स्टेम सेल का प्रोडक्शन रुक तो नहीं गया, तो ये हम चेक करते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन करते हैं, हम बोन मैरो को सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है। एक्सरे करते हैं, एक्सरे के माध्यम से अभी हम बोन का एक्सरे किया जाता है, जिसके माध्यम से भी हम पता निकाल सकते हैं कि जो बोन मैरो है वो ठीक तरह से है कि नहीं, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, डिसफंक्शन तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेस्ट होता है वो करते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन मैंने अभी बताया है कि बोन मैरो का एग्जामिनेशन करेंगे, हम उसमें स्टेम सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्टिंग इंक्लूडिंग सीबीसी, हम सीबीसी टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स का काउंट हमें बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि स्टेम सेल्स। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। तो देखिए इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे, जिसमें कहीं हम एंटी थाइमोसाइड देंगे, ग्लोब्यूलिन जिसे हम बोलते हैं एटीजी शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद साइक्लोस्पोरिन देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग होती हैं वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं। देन बोन मैरो ट्रांसप्लांट, चलिए इसके बाद देखें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि अगर आपका बोन मैरो ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाता है, आपकी जो बोन मैरो हो उसमें स्टेम सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं, तो लास्ट ऑप्शन है कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। उसमें आप स्टेम सेल का जो ट्रांसप्लांट होता है वो हो जाता है, आसानी से आप करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड पहले आपकी बॉडी से निकलता है, मशीन में जाता है, मशीन से स्टेम सेल्स को अलग किया जाता है, देन आपकी बॉडी में फिर से क्या होता है कि ब्लड को डाला जाता है। तो इस कंडीशन में बहुत ही आसान सा प्रोसीजर होता है। तो आप हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो देखिए मॉनिटर डेली इंटेक टू न्यूट्रिशनल कॉन्टेक्ट एंड कैलोरी टू इवेल्युएट न्यूट्रिशनल नीड। तो क्या होता है, डेली मॉनिटर करते रहना होता है कि कैलोरी प्रॉपर जा रही हैं पेशेंट को कि नहीं ले रहा है, इवेल्युएट क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या नीड है पेशेंट को, कौन सा न्यूट्रिएंट कौन सी कैलोरीज की नीड पड़ रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ असेस करते रहना होता है एक किसको, नर्स को। देन इनकरेज द पेशेंट टू टेक रेस्ट एंड लिमिट एक्टिविटी। तो इंकरेज करना होता है, पेशेंट को बताना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ले, लिमिटेड एक्टिविटी करे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी होती है, ज़्यादा ही रेस्ट लेना होता है पेशेंट को, ठीक है। एडवाइज द पेशेंट टू इंक्रीज इनटेक टू प्रोटीन एंड विटामिन सी टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड नीडेड फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की नीड हो रही उसमें हमें पेशेंट को बताना होता है, नर्स को बताना होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पेशेंट है वो प्रोटीन का सेवन करे, विटामिन सी जिसमें भी प्रेजेंट होता है विटामिन सी सप्लीमेंट ले, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट का सेवन करे जिससे जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, जिसकी नीड है हीमोग्लोबिन की वो ठीक हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। देन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, प्रोवाइड करनी होती है कंफर्टेबल पोजीशन में पेशेंट को लिटाना होता है। यूजुअली सेमीफॉलर पोजीशन में हम लिटा सकते हैं, जो सेमीफॉलर पोजीशन होती है उसमें लिटाएं। व्हेन पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी चेक द वाइटल साइन एंड फ्रिक्वेंट इंटरवल। तो क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट ब्रीथिंग डिफिकल्टी कर रहा है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे डिस्पनिया हो रहा है, कोई भी कंडीशन हो रही है, तो क्या करना होता है, एक नर्स का वर्क होता है कि उसका प्रॉपर तरीके से वाइटल साइन चेक करते रहे और जो पेशेंट की जो बॉडी होती है उसको असेस करते रहे कि क्या हो रहा है, कंडीशन में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये एक नर्सिंग मैनेजमेंट का वर्क होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में ये नर्स के कुछ वर्क होते हैं जो करने ही होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।